अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। सो एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस के लिए आज जो है हम लोग DHA CSS डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स जो ख़ैबान राहत फ़ेज़ 6 DHA कराची में है उसका जो है वो MCQs सॉल्व करने वाले हैं। और डिस्क्रिप्शन के अंदर ये पूरा PDF में डाल दूंगा ताकि अगर सेक्शन बी की प्रैक्टिस करनी हो और सेक्शन सी की प्रैक्टिस करनी हो इस पेपर से तो आप लोग कर सकें, ठीक है ना। सो फ़िलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं विद सेक्शन ए, जो कि आपको पता है 42 MCQs हैं। वन बाय वन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डायमेंशंस ऑफ पावर आर। डायमेंशन ऑफ पावर हमें चाहिए, सो कैलकुलेट करवा देते हैं। डायमेंशन ऑफ पावर के लिए सिंपल सी बात है, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन की डायमेंशन होती है ml² t-2 और टाइम की डायमेंशन होती है t, जो कि ऊपर जाके हो जाती है ml² t-3। सो हमें सिर्फ ये ढूंढना है ml² t-3, ml² t-3, ये पहला वाला है। और आगे पीछे लिख सकते हैं डायमेंशन को, ऐसी कोई टेंशन नहीं है, l² m t-3। क्वेश्चन नंबर 2, इन द इक्वेशन s इज इक्वल टू सी टी क्यूब। बुक का क्वेश्चन है। द डायमेंशन ऑफ सी आर, सी की डायमेंशन क्या होगी अगर के इस तरीके से लिखा हुआ है, तो अगर हम रीअरेंज करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 2 से सी क्या है क्वेश्चन, s इज इक्वल टू सी टी क्यूब, s इज इक्वल टू सी टी क्यूब। और हमसे सी की डायमेंशन पूछी जा रही है तो रीअरेंज करेंगे तो बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, ये s ओवर टी क्यूब के। s डिस्प्लेसमेंट है मालूम है, तो डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन l और टाइम की डायमेंशन हो जाएगी t, जो कि ऊपर जाके हो जाएगा lt-क्यूब। सो राइट आंसर हो जाएगा lt-क्यूब। क्वेश्चन नंबर 3, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड बराबर होता है 1 के, यूनिटी के। सो आप यूनिटी से तो बड़े ही आसानी से याद रख सकते हो, इट इज़ नोन एज यूनिट वेक्टर। द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, यूनिटी का मतलब 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 4, if two vectors a and b are parallel to each other, a और वेक्टर a और b वेक्टर्स हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, देन वेक्टर प्रोडक्ट विल बी, उनके दरमियान का वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा, a एंड b जो है वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4, बात हो रही है वेक्टर प्रोडक्ट की, क्रॉस प्रोडक्ट की। तो हमें पता है a क्रॉस b बराबर होता है a b साइन थीटा, और कोई भी यूनिट वेक्टर n आता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड की बात करें तो n को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब क्योंकि हमें पता है कि दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं तो दोनों के दरमियान का एंगल 0 होगा, और अगर दोनों के दरमियान का एंगल 0 होगा तो a क्रॉस b बराबर आ जाएगा ए बी साइन 0। और जैसा कि हम जानते हैं साइन 0 बराबर होता है 0 के, तो ऐसी सूरत में a क्रॉस b का मुकम्मल आंसर आ जाएगा बराबर 0 के। तो ये प्रॉपर्टी भी है कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, फॉर पैरेलल वेक्टर्स द वेक्टर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 5, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर f है विद इट सेल्फ, ठीक है ना। क्रॉस प्रोडक्ट उसका अपने आप से, तो फिर वही बात है, f से ही अगर वेक्टर लेंगे तो f का f से एंगल 0 बनेगा क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट सेम वेक्टर्स या सिमिलर वेक्टर्स के दरमियान में भी 0 के बराबर होता है। तो दोनों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन काफ़ी हद तक रिलेटेड हैं। अच्छा, a डॉट बी प्लस a क्रॉस बी का स्क्वायर, a डॉट बी का स्क्वायर प्लस a क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर होता है। ये आमतौर पे 4 मार्क्स का सॉल्यूशन के तौर पे भी आया हुआ है सेक्शन बी में ना, लेकिन चलो अच्छा है, मैं चाह रहा था वैसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कराना। तो ये क्वेश्चन हमें मिला a डॉट बी का स्क्वायर प्लस a क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है ना, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो जैसे कि हम जानते हैं a डॉट बी किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के, और हमें मालूम है कि a क्रॉस b बराबर होता है, इसका मैग्नीट्यूड बराबर होता है ए बी साइन थीटा के। तो फिलहाल तो हमें a डॉट बी का स्क्वायर करना है और a क्रॉस b का स्क्वायर करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये बन जाएगा, इधर आ जाएगा ए बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर आ जाएगा ए बी साइन थीटा का स्क्वायर, क्योंकि दोनों के स्क्वायर को ऐड करना है हमने। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आया हमारे पास, कॉमन आ गया हमारे पास a स्क्वायर एंड b स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और आपको मालूम है ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी, ये बराबर होती है 1 के, तो सिर्फ 1 आ जाएगा और हमारे पास बचेगा a स्क्वायर एंड b स्क्वायर। इसका मतलब राइट आंसर होगा a स्क्वायर एंड b स्क्वायर, a स्क्वायर एंड b स्क्वायर, आखिरी वाला ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 7, ऐसा यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है, न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन इंटू सेकेंड होता है, ये नन ऑफ देम। तो याद रखो, वैसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का यूनिट कुछ भी नहीं होता, राइट आंसर होगा नन ऑफ देम। लेकिन ऐसा कैसे समझा देते हैं, वैसे इसकी कोई डायमेंशन भी नहीं होती, यही क्वेश्चन डायमेंशन के लिए भी आ सकता है। हमें पता है जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना, वो दो एक जैसी क्वांटिटीज़ के दरमियान का रेशो है। फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन डिवाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन डिवाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन। तो फ्रिक्शन का यूनिट भी न्यूटन होता है, नॉर्मल रिएक्शन का यूनिट भी न्यूटन होता है, कैंसिल हो जाएगा। तो याद रखो इसका कोई यूनिट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 8, द एक्सेलरेशन ऑफ 10 किलोग्राम ब्लॉक स्लाइडिंग डाउन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन मेकिंग एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इज। एक्सेलरेशन मालूम करनी है हमें, एक 10 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है और वो जो 10 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है वो स्लाइड कर रहा है डाउन फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन पर, ठीक है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो फॉर्मूला यूज़ करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। ए बराबर होता है जी साइन थीटा के, ठीक है, और जी हमें पता है 9.8 है, और एंगल कितना बन रहा है? एंगल बन रहा है, लिख देते हैं, पुट कर देते हैं एंगल कितना है। तो एंगल आएगा, कहाँ गया, एंगल ऑफ 60 डिग्रीज, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे साइन 60, ठीक है, 9.8 इंटू साइन 60, और साइन 60 कितना होता है? साइन 60 बराबर होता है 0.866। सो 9.8 को मल्टीप्लाई कराएंगे, 9.8 मल्टीप्लाई बाय 0.866, तो ये बराबर आ जाएगा हमारे पास 8.48 के, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन मास पर डिपेंड नहीं करती है, ये मत सोचना कि मास तो पुट किया ही नहीं। बात यह है कि अगर फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन है तो मास पे तो डिपेंड करते ही नहीं है। सो राइट आंसर हमारा क्या आया? राइट आंसर आया हमारे पास 8.48 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Question number 9. A stone of mass 5 kilogram explodes in two pieces of 2 kilogram and 3 kilogram. If the speed of 2 kilogram piece is 3 meter per second, तो क्या होगी 3 किलोग्राम वाले पीस की स्पीड? देखो ये जो है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की बात हो रही है इधर, ठीक है ना। हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को फेंका है, एक बम को फेंका है जो कितने किलोग्राम का है? स्टोन है, सॉरी, 5 किलोग्राम का, ठीक है ना। और ये इन मिड एयर जो है वो एक्सप्लोड हो जाता है, मिड एयर एक्सप्लोड हो जाता है दो पार्ट्स के अंदर। एक हो जाएगा 2 किलोग्राम वाला ऑब्जेक्ट और दूसरा हो जाएगा 3 किलोग्राम वाला ऑब्जेक्ट। तो सवाल ये है कि अगर हमारे पास ये जो 2 किलोग्राम वाला ऑब्जेक्ट है, इसकी स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड कितनी हो गई? इसकी स्पीड हो गई 3 मीटर पर सेकेंड। और 5 वाले की कितनी थी? 5 वाले की थी, नहीं 5 वाले की नहीं है। तो हमें बताना है कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ 3 किलोग्राम पीस विल बी। तो सॉल्व करके अंदाज़ा लगाते हैं क्या बनेगा। हमें पता है कि यहाँ पर क्योंकि एक्सप्लोड हुआ है तो m1 v1 प्लस m2 v2 टकराने के बाद वाला बराबर होगा 0 के, क्योंकि इनिशियली तो इनके कोई मोमेंटम था नहीं। तो पहले वाले का मास कितना है? पहले वाले का मास है कितना था? 2 किलोग्राम, ठीक है ना। और 2 किलोग्राम वाले की स्पीड कितनी है? 2 किलोग्राम वाले की स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड, और दूसरे का मास है 3 किलोग्राम और उसकी स्पीड हमें मालूम करनी है। तो लेट से हमें v2 मालूम करना है। तो ये हो जाएगा 3 2 6, ये हो गया 6 और ये हो गया 3v2 इज़ इक्वल टू 0। तो 3v2 इज़ इक्वल टू माइनस का 6 और v2 बराबर आ जाएगा माइनस का 6/3, जो कि कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा माइनस का 2, ठीक है ना। तो बेसिकली हमें तो मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो मैग्नीट्यूड होगा उसका 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड होगा। Question number 10. The force acting on a body of 10 kilogram is this. If the body is initially at rest, then velocity at the end of 20 second will be. 20 सेकेंड के बाद जो है वो कितनी हो जाएगी अगर ये फोर्स जो है वो एक 10 किलोग्राम वाले ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रही है तो, ठीक है ना। तो हमें क्या क्या गिवन है? हमें फोर्स गिवन है, हमें वी आई गिवन है, और एक्चुअली हमें मालूम क्या करना है? द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी 10 किलोग्राम न्यूटन इनिशियली, देन द वेलोसिटी एट द एंड। अच्छा, टाइम गिवन है और हमें वी एफ मालूम करना है, ठीक है ना। तो अभी अगर मैं फार्मूला बनाऊं तो फार्मूला क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो हमें वी एफ मालूम करना है, वी आई गिवन है, ए टी के बराबर होता है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि हमें एक्सेलरेशन नहीं पता। एक्सेलरेशन हमें पता है बराबर होती है किस चीज़ के? एक्सेलरेशन बराबर होती है एफ ओवर एम के, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लो, m 10 किलोग्राम है और f का जो मैग्नीट्यूड है वो हमें निकालना पड़ेगा ना, 2i प्लस जे माइनस के, 2i प्लस जे माइनस के, 2i
प्लस जे माइनस का के, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा ना, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस माइनस के 1 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय m। 10 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट था, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो 4 + 1 ठीक है, और ये अंडर रूट और यहाँ पर आ जाएगा 10, तो ये हो जाएगा √6/10। और बेहतर ये है कि इसको पॉइंट में कर लो क्योंकि हमें सॉल्व करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास क्या लिखा हुआ है √6। तो सबसे पहले मालूम करेंगे हम √6 जो कि आ जाएगा 2.44 और देन फिर इसको डिवाइड करा देंगे हम 10 से, तो ये आ जाएगा 0.244। 0.244 ये आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन। और नाउ इक्वेशन नंबर 1 से अगर हम सॉल्व करें तो वी एफ बराबर होगा, वी आई तो हमें पता है कि 0 के बराबर है, एक्सेलरेशन है 0.244 और टाइम हमें गिवन था आफ्टर 20 सेकेंड। इट मीन्स कि हमें इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 से, तो ये आ जाएगा आंसर 4.89 मीटर पर सेकेंड, फाइनल स्पीड आफ्टर 20 सेकेंड्स। अच्छा, इन्होंने रूट में दिया हुआ, लो भाई, हमने खामखा जो है वो रूट को कैंसिल करा, लेकिन बहरहाल चलो कैलकुलेट कर लेते हैं रूट के अंदर ही ना, हमने देखा ही नहीं कि भाई रूट में दिया हुआ इन्होंने। तो ये आ गया हमारे पास √6/10 और हम यहीं पर ही पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा √6/10, ठीक है, और इंटू 20 लिखा हुआ है और वी एफ = 0। इसी को दोबारा से सॉल्व कर रहा हूँ ना, तो ये कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा 2, तो हो जाएगा 2√6, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। थोड़ा चेक कर लिया करो कि पॉइंट में चाहिए कैसे चाहिए, तो 2√6 आंसर हो जाएगा। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज हाफ, रेडियस अगर सर्कल का हाफ कर दें तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी। तो याद रखो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो होता है उसके मुताबिक 11 सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो होता है उस पर लिखा हुआ होता है v²/r, यानी कि रेडियस और एक्सेलरेशन का रिलेशन इन्वर्स है। तो ये कह रहे हैं कि रेडियस को हम क्या कर दें, रेडियस को हम हाफ कर दें, तो इसका मतलब सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो नहीं, हाफ कर दें तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगी डबल्ड, इन्वर्स रिलेशन है। 12 विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स कांस्टेंट इन प्रोजेक्टाइल मोशन, क्या चीज़ जो है वो कांस्टेंट रहती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। v0x रिमेन्स कांस्टेंट, जो x कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का वो कांस्टेंट रहता है। और बाकी चीज़ें अगर देखें तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर होता है, वर्टिकल डिस्टेंस कभी ऊपर कभी नीचे जा रही होती है बॉडी, और वर्टिकल वेलोसिटी भी ऊपर जाते हुए कम और नीचे आते हुए बढ़ रही होती है। दैट्स वाई मैंने कहा राइट आंसर है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 13, द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्किल इज अलोंग द टेंजेंट, हमेशा जो है वो अलोंग द टेंजेंट होती है। जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही होती है तो कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा टेंजेंट होती है, चाहे इधर हो तो इस तरफ, 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 हमेशा कैसी होती है, टेंजेंट होती है। दैट्स वाई अलोंग द टेंजेंट। Question number 14, a particle is thrown in xy plane with certain velocity, its time of flight will be maximum, time of flight maximum होगा if it is launched at an angle of, इसमें से किस एंगल के ऊपर बॉडी जो है वो ज़्यादा जो है वो देर हवा में रहेगी, टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो ज़्यादा होगा। बाकी हमसे कोई रेंज वगैरह तो पूछी नहीं है। तो 30 डिग्री एंगल कम है, 45 डिग्री एंगल कम है, और सबसे बड़ा जो एंगल है वो है 75 डिग्रीज। और याद रखिए टाइम ऑफ फ्लाइट जितना बड़ा एंगल होता है उतना ही ज़्यादा होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। दैट्स वाई आंसर हो जाएगा यहाँ पे 75 डिग्रीज। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट इट्स इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है ना, जो उसका एक्स कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वो बराबर है किसके, वो बराबर है हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड के, और हमें कैलकुलेट करनी है उसकी इनिशियल वेलोसिटी। तो सीधी सी बात है, इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि हमें एक्चुअली मालूम करना है v0, ठीक है। और वैसे जो एक फार्मूला आपको याद होगा, v0x बराबर होता है v0 cos थीटा के। अब यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो गिवन है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 20 मीटर पर सेकंड, तो इधर तो आ जाएगा 20। v0 ये हमें मालूम करने के लिए कह रहे हैं, और एंगल कितना बन रहा है, एंगल बन रहा है हमारे पास 60 डिग्रीज, तो यहाँ पर आ जाएगा cos 60, ठीक है ना। अच्छा जी, तो रीअरेंज करेंगे तो v0 का आंसर आ जाएगा 20 डिवाइड बाई cos 60, और cos 60 बराबर होता है किसके, cos 60 बराबर होता है 0.5 के, तो 20 डिवाइड बाई 0.5 ये बराबर हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड के।
जो होगा हमारा ये वाला 40 मीटर पर सेकेंड। RPM रोटेशंस पर मिनट, रोटेशंस पर मिनट इज द यूनिट ऑफ रोटेशन पर मिनट, यानी कितनी रोटेशन हो रही है पर मिनट, ये होता है एंगल, ये होता है एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट, जिसे हम कहते हैं RPM रोटेशंस पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाते हैं। SI यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज, इसमें से कौन सा यूनिट SI यूनिट है किसका, एंगुलर मोमेंटम का। तो एंगुलर मोमेंटम का यूनिट कैलकुलेट कर ही लेते हैं, अच्छा ये प्रैक्टिस हो जाएगी। ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 17। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है MVR। M हो गया किलोग्राम, ये हो गया मीटर पर सेकेंड, और ये हो गया मीटर, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। अब एक छोटा सा काम और करो, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय S कर लो, ठीक है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय S करने से फ़ायदा ये होगा, ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से कर लो, और यहाँ पर 1 सेकेंड बच जाएगा। और ये जो लिखा हुआ है ना किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू बराबर होती है जूल के, तो जूल के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा सेकेंड। तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसका SI यूनिट होता है जूल इंटू सेकेंड, ठीक है जी। तो ढूंढ लेते हैं जूल इंटू सेकेंड, ये रहा हमारा तीसरा आंसर, जूल इंटू सेकेंड। टॉर्क इज डिफाइंड एज, टॉर्क को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, टॉर्क को डिफाइन कर सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 19, टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स आर्म एंड फोर्स। टॉर्क बराबर होता है R क्रॉस F के, तो सीधा सीधा फोर्स आर्म को मल्टीप्लाई कराना है फोर्स से। क्वेश्चन नंबर 20, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज, जो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है सेम एज दैट ऑफ लीनियर मोमेंटम P, सेम एज दैट ऑफ पोजीशन वेक्टर R, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ R एंड P। सही आंसर यही है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ R एंड P, ठीक है। इसको फिगर बना के समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, देखो मिसाल के तौर पे एक इस तरीके की एक सरफेस सपोज कर रहा हूँ, समझ लो टेबल वाइज कुछ है, या कोई भी ऐसी जगह है, ये आ गई एक टेबल, ठीक है ना। इसके ऊपर कोई पार्टिकल जो है वो टेबल के ऊपर गोल गोल घूम रहा है, तो हमें थोड़ा सा देखने में ऐसा नज़र आएगा। तो पार्टिकल अगर ऐसे मूव कर रहा है तो इसका रेडियस भी ऐसे होगा, ये आ गया रेडियस, ये आ गई उसकी वेलोसिटी। लेकिन जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन होती है टेबल से ऊपर की तरफ, यानी कि दोनों के परपेंडिकुलर, वेलोसिटी के और R के दोनों के परपेंडिकुलर होती है डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। समझ जाना ये बात, ठीक है ना। तो टेबल के ऊपर अगर कोई चीज़ गोल गोल घूम रही है तो बिल्कुल टेबल से ऊपर की तरफ Y एक्सिस में बन जाती है हमारे एंगुलर मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 21, इफ बोथ मासेस ऑफ टू बॉडीज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम आर डबल्ड, मासेस को भी डबल कर दें और डिस्टेंस को भी डबल कर दें तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी हो जाएगी। F इज इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 ओवर R स्क्वायर। अच्छा जी, हमने क्या करा, हमने दोनों मासेस को भी डबल कर दिया और डिस्टेंस को भी डबल कर दिया। अब लॉजिक ये है कि अगर हम मासेस को डबल करेंगे तो ये 2 इंटू 2 मासेस जो हैं M1 M2 हो जाएगा, ठीक है। और डिस्टेंस को डबल करेंगे तो ये हो जाएगा अपॉन 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और ये आ जाएगा हमारे पास R स्क्वायर, और कैपिटल एज इट इज़ G आ गया, ये आ गया। तो अगर गौर से देखा जाए तो 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल। तो ऐसी सूरत में अगर मासेस को भी डबल कर दें और डिस्टेंस को भी डबल कर दें तो मासेस को डबल करने से फोर्स बढ़ती है, डिस्टेंस को डबल करने से फोर्स कम हो जाती है, नतीजे में फोर्स रहेगी इक्वल, रिमेन सेम। 22, इफ रेडियस ऑफ अर्थ इज डबल्ड एंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ G विल बी, अगर रेडियस ऑफ अर्थ को डबल कर दें तो वैल्यू ऑफ G पर क्या असर पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 22 हो गया। तो स्मॉल g बराबर होता है कैपिटल G ME ओवर RE का स्क्वायर। अगेन वही बात है, स्क्वायर लगा हुआ है RE के ऊपर, अगर इसको डबल भी कर देंगे तो डबल का स्क्वायर करने पर आंसर आ जाएगा 4, और अपॉन में आ रहा है। तो याद रखो अगर हम डिस्टेंस को डबल करेंगे तो वैल्यू ऑफ G 1/4 हो जाएगी, 1/4 स्क्वायर की वजह से। यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, उसका फॉर्मूला लिख के चेक कर लो, यही होता है और आसान सी बात है। द वैल्यू ऑफ G फॉर एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग ऑन एनी प्लैनेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किस पर डिपेंड नहीं करती है वैल्यू ऑफ G। तो अभी भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, मास ऑफ प्लैनेट नहीं उस पर डिपेंड करती है, रेडियस ऑफ प्लैनेट उस पर भी डिपेंड करती है, और मास ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, मास ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती।
समझ लो। और सवाल यही था कि इसके इंडिपेंडेंट है, तो मास पे डिपेंडेंट है, रेडियस पे डिपेंडेंट है, बट मास पे डिपेंड नहीं करती फॉलिंग ऑब्जेक्ट के, क्योंकि फॉर एग्जांपल दुनिया के अंदर कोई बॉडी चाहे वो हल्की हो या भारी हो, उसे हम ड्रॉप करते हैं तो वैल्यू ऑफ जी तो 9.8 ही रहती है ना, वो थोड़ी चेंज होती है। 25 पावर इज गिवन बाय पी इज इक्वल टू एफ वी कॉस थीटा, पावर बराबर होती है एफ वी कॉस थीटा, और यहाँ पर अगर अपॉन होता तो ये भी सही था। 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 1 किलोवाट आर किसके बराबर होता है, तो 1 किलोवाट आर की वैल्यू है 3.6 10 रेज टू द पावर 6 जूल्स। चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ पावर, इनमें से कौन सा यूनिट पावर का नहीं है। वॉट तो पावर का यूनिट है, जूल पर सेकंड भी पावर का यूनिट है, न्यूटन मीटर पर सेकंड भी पावर का यूनिट है, किलोवाट आर पावर का यूनिट नहीं है, ये एनर्जी का यूनिट है, इलेक्ट्रिकल यूनिट। और अगर ऊपर वाला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और से देखो तो क्लियर हो जाएगा। 1 किलोवाट आर बराबर आ रहा है, सारे यूनिट्स आ रहे हैं जूल, तो किलोवाट आर जो है एक्चुअली एनर्जी का यूनिट है जब भी जूल आ रहा है। इफ़ द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी इज डबल देन काइनेटिक एनर्जी विल बी, काइनेटिक एनर्जी में स्पीड को अगर डबल कर दें तो ये हमें पता है काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है किसके, काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 1/2 mv के स्क्वायर। अगेन वही बात है, वेलोसिटी के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो अगर वेलोसिटी को डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी में 2 का स्क्वायर यानी कि 4 टाइम्स का फ़र्क आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगी इंक्रीज 4 टाइम्स। ओके, स्पीड ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड ऑन, क्वेश्चन नंबर 29, स्पीड ऑफ साउंड किस पर डिपेंड नहीं करती, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, डेंसिटी पर डिपेंड करती है। अच्छा जी, और मीडियम किस मीडियम के अंदर ट्रैवल कर रही है उस पर तो डिपेंड करेगी, ठीक है ना। और ये आ गया प्रेशर। अब ये तो सारी की सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं कि भाई प्रेशर भी फार्मूले के अंदर आता है, टेम्परेचर भी फार्मूले के अंदर आता है, डेंसिटी भी फार्मूले के अंदर आती है, तो ये क्या बात हो गई। तो मैं आपको एक बात समझाता हूँ, अगर हम प्रेशर को बढ़ा दें ना, तो याद रखो प्रेशर को बढ़ाने की वजह से अपने आप डेंसिटी में फ़र्क आ जाता है, ठीक है ना। जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे, यानी कि अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो डेंसिटी अपने आप बढ़ जाएगी। और जो फार्मूला होता है ना, क्वेश्चन नंबर 29 इसको समझाता हूँ। तो जो फार्मूला है ना, जो हमने स्पीड ऑफ साउंड का पढ़ा था, उसमें ऊपर आता है प्रेशर और नीचे आता है रॉ यानी कि डेंसिटी। तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, अगर मिसाल के तौर पर हम प्रेशर को डबल कर दें तो प्रेशर बढ़ाने से जो गैस के मॉलिक्यूल हैं करीब करीब आ जाते हैं, करीब करीब आने का मतलब डेंसिटी भी डबल हो जाएगी, डबल हो जाएगी तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो सिर्फ डेंसिटी को चेंज करने से तो फ़र्क पड़ता है, लेकिन क्योंकि जब हम प्रेशर को चेंज करते हैं तो अपने आप डेंसिटी में फ़र्क आ जाता है, इस वजह से हम ये कहते हैं कि जो गैस स्पीड ऑफ साउंड है वो डिपेंड नहीं करती ऑन प्रेशर ऑफ गैस। क्वेश्चन नंबर 30, बाय डिक्रीजिंग द मास ऑफ द बॉब द सिंपल पेंडुलम इट्स फ्रीक्वेंसी, मास पर डिपेंड करता ही नहीं है, टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी 2π/L/g होता है, तो आंसर रहेगा रिमेन सेम। इफ़ अ लिसनर मूव्स 31, इफ़ अ लिसनर मूव्स टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द लिसनर विल बी, जब लिसनर करीब जाता है स्टेशनरी सोर्स के तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, और करीब जाने से हमेशा बढ़ेगी, चाहे कोई भी केस हो, तो आप याद रख सकते हो इंक्रीज। इफ़ टेम्परेचर ऑफ मीडियम इज इंक्रीज बाय 2 टाइम्स देन द स्पीड ऑफ साउंड इन द मीडियम विल बी, जो स्पीड ऑफ साउंड है वो कितने टाइम्स हो जाएगी, तो याद रखो वो हो जाएगी इंक्रीज बाय 1.414 टाइम्स। ये मैं कैसे कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप याद करें तो जो रिलेशन होता है स्पीड का टेम्परेचर के साथ वो इस रूट के अंदर होता है। तो ये कह रहे हैं टाइम को अगर डबल कर दें, डबल का मतलब 2 का रूट, और 2 का रूट बराबर होता है 1.41 के, तो इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि इंक्रीज बाय 1.414 टाइम्स। Question number 33, diffraction of X-rays is possible by crystals, two slits, diffraction grating, all of these नहीं। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग कभी भी स्लिट से नहीं होती, एक्स-रेज कभी भी डिफ्रैक्ट नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि स्लिट्स का जो दरमियान का फासला है वो कंपेरेबल नहीं होता एक्स-रेज की वेवलेंथ के, और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से भी नहीं होती, ये तो साइंटिफिक रीज़न भी है। सिर्फ और सिर्फ एक्स-रेज को हम लोग जो है वो क्रिस्टल से, फॉर एग्जांपल कॉमन सॉल्ट का क्रिस्टल है NaCl, उससे हम डिफ्रैक्शन करा सकते हैं एक्स-रेज को। क्वेश्चन नंबर 34, सेंट्रल फ्रिंज ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज ऑलवेज ब्राइट, जो सेंट्रल स्पॉट होता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का वो हमेशा हमेशा ब्राइट होता है। अच्छा जी, इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर, माइकलसन इंटरफेरोमीटर की बात अगर की जाए तो, और मूवेबल मिरर को मूव कराया जाए टू अ डिस्टेंस λ/4 टू प्रोड्यूस अ पाथ डिफरेंस ऑफ, तो कितने का पाथ डिफरेंस आ जाएगा, अगर λ/4 होंगे तो कितना डिस्टेंस कवर होगा। क्वेश्चन नंबर 35,
फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू m लैम्डा ओवर 2, ठीक है ना। तो अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर तो हम जो है क्या करें, हम उस मूवेबल मिरर को मूव कराएं डिस्टेंस लैम्डा बाय 4, तो पाथ डिफरेंस कितना होगा। सो माइकल इंटरफेरोमीटर की तो ये प्रॉपर्टी ही है कि अगर हम जो है वो मूवेबल मिरर को मूव कराते हैं लैम्डा बाय 4, तो जो पाथ डिफरेंस है वो बराबर आता है लैम्डा बाय 2 के, ठीक है ना। ये जो वर्किंग है उसके अंदर आप जो है वो जाके समझ सकते हो कि जो भी आता है वो असल में उसका ट्वाइस का फ़र्क आता है। इस तरीके से आप याद रखें। तो मूवेबल मिरर में अगर डिस्टेंस मूव हो रहा है लैम्डा बाय 2, तो इसका ट्वाइस हो जाएगा 2 इंटू लैम्डा बाय 2, 2 से 4 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा लैम्डा बाय 2 के। क्वेश्चन नंबर 36, द नंबर ऑफ लाइन पर मिलीमीटर ऑन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज़ 4000, तो ग्रेटिंग एलिमेंट कितना होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात यह है कि जो फॉर्मूला है ग्रेटिंग एलिमेंट का उसे देख लेते हैं। 36 में ग्रेटिंग एलिमेंट का जो फॉर्मूला है उसको डी से शो किया जाता है, ऊपर आता है लेंथ ऑफ ग्रेटिंग, तो चलो शॉर्ट में लिख देते हैं, लेंथ ऑफ ग्रेटिंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ लाइंस। अब यहाँ पे जो लेंथ ऑफ ग्रेटिंग गिवन है वो है पर मिलीमीटर, पर मिलीमीटर का मतलब हो गया 0.001 मीटर डिवाइडेड बाय, और नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, नंबर ऑफ लाइंस गिवन है हमें 4000, ये हो जाएगा 4000। तो हमें मालूम करना है ग्रेटिंग एलिमेंट 2.5 10⁻⁻⁷ मीटर के, ठीक है ना। 2.5 है, तो राइट आंसर देखना है हमें 2.5 10⁻⁻⁷ मीटर। तो सिंपल सा फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है ग्रेटिंग एलिमेंट का। द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज इन कॉन्वेक्स लेंस इज, मैक्सिमम डिस्टेंस जो हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट और उसके रियल इमेज के दरमियान में इन कॉन्वेक्स लेंस, वो बराबर होता है। तो जो मिनिमम डिस्टेंस होता है ना ये रियल इमेज और ऑब्जेक्ट के दरमियान है, वो एक्चुअली 4f के बराबर ही होता है। आप ड्रॉ करके देख लें कि कम से कम फासला कितना होगा, तो वो हमेशा बराबर आएगा 4f के, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा 38। अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म अ रियल इमेज साइज 20 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट का साइज़ भी 20 सेंटीमीटर है। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाएगा, यानी कि जितना साइज़ का ऑब्जेक्ट है उतनी ही साइज़ का इमेज बन रहा है, और ऐसा तभी पॉसिबल है जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है एट 2f। जब भी ऑब्जेक्ट 2f पे रखा जाता है तो इमेज भी 2f पे ही बनता है, और उसका साइज़ भी सेम होता है, इक्वल होता है। एक 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है जिसको 20 सेंटीमीटर के फासले पे रखा गया एक कॉन्वेक्स लेंस से, जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। द साइज़ ऑफ इट्स इमेज विल बी, तो हमें साइज़ ऑफ इमेज मालूम करना है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें। क्वेश्चन नंबर 39 है, क्या क्या गिवन है डेटा बना लेते हैं। तो ये हमारे पास HO आ गया, HO है 2 सेंटीमीटर। इसके अलावा हमें गिवन है प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, P की वैल्यू गिवन है 20 सेंटीमीटर, P की वैल्यू गिवन है 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ गिवन है हमें 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। तो क्या होगा हाइट ऑफ इमेज। वैसे एक बात है, इसको सिंपली सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपको अभी एक बात बताई कि जब भी ऑब्जेक्ट रखा जाता है 2f पे, तो उसका इमेज भी कहाँ बनता है 2f पे, और वो बनता है ऑफ सेम साइज़। तो गौर से देखो, यहाँ पे फोकल लेंथ 10 है, ठीक है ना, फोकल लेंथ यहाँ पर 10 आ रही है, और जो ऑब्जेक्ट है वो 20 पे रखा है, यानी कि ऑब्जेक्ट को हमने 2f पे रखा है, तो इमेज भी 2f पे बनेगा ऑफ द सेम साइज़। तो इसका मतलब HI भी बराबर होगा 2 सेंटीमीटर के, जिसको आप सॉल्व करके वेरीफाई कर सकते हो, लेकिन चलो प्रॉपर्टी मिल गई है तो लिख ही देते हैं, ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 41 कौन सा वाला आ गया, क्वेश्चन नंबर 40। एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है जिसका ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ 76 सेंटीमीटर है, और आईपीस की फोकल लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर है। FO गिवन है, FE गिवन है, और हमें उसकी मैग्नीफाइंग पावर पता करनी है, ठीक है ना। तो जो फार्मूला है, फार्मूला हमारे पास होता है क्वेश्चन नंबर 40, मैग्नीफिकेशन का वो होता है FO डिवाइडेड बाय FE, ठीक है ना। FO क्या है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, दैट इज 76, और आई पीस की फोकल लेंथ जो है वो बराबर है 4 के, आई पीस की फोकल लेंथ बराबर है 4 के। तो हमें सिंपल क्या करना है, 76 डिवाइडेड बाय 4, इट इज़ इक्वल टू 19। इसका मतलब इसकी मैग्नीफिकेशन जो है वो 19 होगी, ये आ गया। 41 एक कन्वर्जिंग लेंस है जो कि बिहेव कर रहा है डाइवर्जिंग लेंस की तरह, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाता है। तो याद रखो, जब भी हम ज़्यादा करीब कर देते हैं
ठीक है ना, ज़्यादा करीब कर देते हैं यानी फोकल लेंथ के अंदर ले आते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो बिल्कुल जो है वो बिहेव करने लगता है लाइक अ डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है ना, बाकी सब सूरतों में एफ और 2f के दरमियान में रखोगे तो इमेज बियॉन्ड 2f बनेगा, 2f पे रखोगे तो 2f पे बनेगा, बियॉन्ड 2f रखोगे तो बिटवीन f एंड 2f बनेगा। लेकिन अगर हम इनसाइड फोकल लेंथ रखते हैं तो बिल्कुल डाइवर्जिंग लेंस की तरह से बिहेव करने लगता है। द रेशियो ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव टू द आई पीस ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज FO डिवाइड बाई FE अगर करें तो उसका आंसर हमेशा हमेशा बड़ा आता है 1 से। ठीक है ना, क्योंकि FO हमेशा ज़्यादा होता है, जो फोकल लेंथ होती है ऑब्जेक्टिव की वो आई पीस से हमेशा ज़्यादा होती है इन केस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है, सो दैट्स ऑल, ये हो गए 42 MCQs। बाकी अगर सेक्शन B और C को समझना है और उसमें कोई क्वेश्चन होगा तो PDF में मैं डाल रहा हूँ, फिर आप लोग जो है ना उसको पढ़ के क्वेश्चन पूछ लेना। अगर कोई लिंक होगा तो मैं शेयर कर दूँगा और अगर नहीं होगा तो इंशाल्लाह अपलोड करने की कोशिश करूँगा। आई होप आज की वीडियो बेनिफिशियल रही होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।